हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आपको पता ही कि हम लोग कृतिका पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की, और जिसका लेसन सेकंड चल रहा है। ठीक है, मेरे संग की औरतें, जो मृदुला गर्ग साहिबा द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो हाफ पार्ट हम कर चुके थे, अब जो सेकंड पार्ट है उसकी और हम अग्रसर होंगे। तो देखिए, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपने कल जितना भी पढ़ाया गया था वो समझा होगा और उसको बार बार सुना भी होगा। वाक्य में से प्रश्न बनेंगे। और अगर आप कर रहे हैं रीड की तैयारी, ठीक है, किसकी तैयारी? अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं और आपने मेन सिलेबस देख ही लिया है, सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। एक बार विस्तृत सिलेबस आ जाए, एक हफ्ते के भीतर भीतर या 15 दिन के भीतर भीतर, तब आपको बहुत अच्छी जानकारी होगी, आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड है ना, चाहे फर्स्ट ग्रेड, और अब तो मैं यूँ कहूँ रीड में भी, तो आपको ये पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, अभी से जुट जाइए, इंतज़ार मत कीजिए कि हाँ जब सिलेबस आएगा या फिर कुछ ऐसा होगा तब मैं तैयारी करूँ। नहीं, अभी से ये पढ़नी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसीलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी थी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसीलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा गए। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है, ये इस तरह का नाम दे दिया, ब्रदर्स कारामजोव क्या है, तो ये है एक उपन्यास। इस तरह के प्रश्न बनेंगे, तो इसीलिए पाठ को पढ़ना ज़रूरी है। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक क्या होता है? मिराक का अर्थ है मानसिक रोग, मानसिक रोग। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सभी प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी। मोहलत मतलब क्या है? फुर्सत। ठीक है, इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजोव मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके पास इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था। इस उपन्यास का नाम देकर आपको पूछा जा सकता है कि ये क्या है। ठीक है, तो याद रखना ये एक उपन्यास है। मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। जब उपन्यास वो पढ़ रही थी तो वो उसके बारे में बता रही हैं, ब्रदर्स कारामजोव के बारे में। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। ये अपने ही उपन्यास और नाटक के बारे में बात कर रही हैं। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते
किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। ये तो मन्नतों से मांगी गई थी ना, आपको याद ही है कि जो इनकी परदादी है वो जाती हैं मंदिर में और मन्नत मांगती हैं बेटियों की। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक्स पर चलने से भी इनकार किए नहीं। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। पूछा जा सकता है जो मृदुला गर्ग की जो बड़ी बहन है उनका नाम क्या था, तो वो है मंजुल भगत, और यही मंजुल भगत मन्नत से मांगी गई थी। घर का नाम था रानी। पूछा जा सकता है घर का नाम क्या था मंजुल भगत का, तो क्या था, रानी। बाहर का मंजुल लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। ठीक है, मतलब सरनेम चेंज अगर शादी के बाद किया है तो कोई हीन भावना नहीं आई है, तो जैन नाम छोड़कर भगत बन गई हैं, भगत नाम जुड़ गया है। दूसरे नंबर पर मैं थी यानी मृदुला गर्ग। घर का नाम उमा। अब देखो ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है, बन सकता है। जो लेखिका है उनके घर का नाम क्या था, उमा, याद रखना, ये वाला प्रश्न तो आप याद रखेंगे। बाहर का मृदुला, मतलब घर का नाम उमा और बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। ठीक है, जब मतलब इन्होंने लिखना शुरू किया था उस समय क्या नारीवाद का चलन शुरू हुआ था, और शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज भी उसी दौरान चल रहा था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। भाई नाम अगर बदल लो तो क्या व्यक्तित्व का नुकसान होगा, वो कहती हैं ऐसा मैंने तो कभी देखा ही नहीं था। ठीक है, मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा। याद रखना ये बात कि पहली जो उनकी बड़ी बहन है वो है मंजुल, दूसरा नंबर इनका है, घर का नाम है उमा और बाहर का है मृदुला। तीसरे नंबर की जो बहन है उनका बाहर का नाम चित्रा है और घर का नाम गौरी है, कहीं लिख भी लीजिएगा। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। अब ये जो चित्रा हैं वो ये कहती हैं कि सभी अगर लिखने लग जाएंगे तो पढ़ेगा कौन तुम्हारे लिखे हुए को, तो इसलिए मैं लिखती नहीं क्योंकि पढ़ने वाला भी कोई होना चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात ज़माने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। याद रखना, पहला मंजुल, दूसरा है उमा यानी मृदुला गर्ग, तीसरा है चित्रा और घर का नाम इनका है गौरी, चौथी जो बेटी है वो रेणु और 5वीं अचला। ठीक है, याद रखना 5 बहनें। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव, फिर उसमें जा फंसे। ठीक है, यानी कि राजीव तो है 6ठे नंबर के, तो तीसरे और चौथे नंबर वाले बच गए थे, बाकी सभी लोग लेखन कार्य में चले गए थे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेज़ी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। हम 4 लिखते हैं, तो 6 है ना, ये 4 लिखते हैं और 2 सिर्फ कहते हैं कि हम तो सिर्फ जो तुम लिखोगे वो हम पढ़ेंगे, और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है, मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हज़म करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। अच्छा ही है कि घर के लोग मुझे नहीं पढ़ते, वरना वो भी आलोचना करते मेरी, जैसे बाहर लोग करते हैं। ठीक है, पहले तो ये बात मृदुला गर्ग साहिबा को अच्छी लगती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि इसके तो फ़ायदे भी हैं। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के
नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर, मतलब अगर हम शेर हैं तो जो गैर लेखिका बहनें हैं हमारी, वो तो सवा शेर ही हो गई। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने आती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था, यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था भी, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी, उसके जो पिता हैं उनका लाड का भी असर था, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। फारिग होता ना, मतलब कार्य से निवृत्त करना। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी गुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर। खरामा 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 क्या होता है? धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमेया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया। जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है? पहले तो मुझे ये बताओ कि भाई बीए करे तो करे क्यों, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है तब तो दूंगी, वरना नहीं दूंगी। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। क्या कहती है? अब ये पूछा सकता है ये किसका कथन है? नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तो ये रेणु का कथन है, ठीक है? याद रखना, चौथे नंबर की है ये। देखो ध्यान से समझो इसको। नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ, तो आप लोग ये याद रखेंगे, ठीक है? तीसरे नंबर पर चित्रा, वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ पर सब चलता है। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। उस लड़के को भी नहीं पता था कि ऐसे ऐलान करेगी या ये मुझे पसंद करती, बस उसने तो कह दिया मुझे तो ये पसंद है, मैं इससे शादी करूँगी। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं सोच लेती हूँ, होकर रहता है। तो ये वाला कथन आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाला कथन किसका है? तो ये है चित्रा का, ठीक है? चित्रा कौन से नंबर की है? तीसरे नंबर की है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दी। तो लड़के ने आगे बात खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में क्या हथियार डाल दी, क्योंकि उसने कहा जो मैं कह देती हूँ वो मैं करती ज़रूर हूँ। हमसे सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ समय खिसकी मालूम पड़ती रही। कौन? अचला, ठीक है? पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया,
फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक्स पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं। मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। एक बात हम में एक सी है, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ना चलाया हो पर तोड़ा भी नहीं है। मतलब ठीक है, घर बार को जैसे वैसा नहीं चलाया जैसे सभी लोग चलाते हैं, लेकिन तोड़ा भी नहीं है। शादी एक बार की और उसे कायम भी रखा, चाहे तलाक के कगार पर ही खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ी नहीं, डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही जहाँ मर्द औरतें, जहाँ पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने के शौकीन रही थी। मैंने उसके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा कर लिया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के एक और छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वह वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता अगले 100 बरस तक चलेगा या नहीं। वे भी गुस्सा खा गए। बोले, खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा करूंगी। मेरे बच्चे और अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने ज़िद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू में अब तक लीक से खिसका। देखो, खिसका शब्द इसमें बार बार आ रहा है, ठीक है। कभी खिसका शब्द किस चीज़ के लिए आता है, कभी किसका। आप खुद महसूस करना कि खिसका शब्द किन किन अर्थ में लिया गया है। अपनी राह खुद तलाशता रहा, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नालों में बाढ़ आ जाती है। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थीं। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था।
जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने तो पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच, अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। चलिए, आज का हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर समाप्त हो गया है। ठीक है। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग जी का, यानी कि कृतिका भाग 1 का हमारा आज सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। कल हम एक नए पार्ट के साथ आएंगे, रीढ़ की हड्डी। ठीक है। बहुत बेहतरीन नाटक है और पढ़कर आप उसमें मशगूल होने वाले हैं, ऐसा लगेगा जीवंत चल रहा है आँखों के सामने। ठीक है। तो अपना अपना सभी लोग, आप लोग सभी अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आप रीड की भी तैयारी कर रहे हैं लेवल 2 की और आपके पास हिंदी है ना सब्जेक्ट, तो आप इग्नोर ना कीजिएगा, पढ़ते रहना और प्रश्न बनेंगे। तो अभी 9, 10, 11, 12 करने के बाद में कोशिश ये रहेगी कि 6ठी, 7वीं, 8वीं को भी इस कक्षा को भी पढ़ाया जाए, क्योंकि प्रश्न तो रीट में यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा। जब तक विस्तृत सिलेबस नहीं आ जाता इंतज़ार कीजिए और कोशिश रहेगी कि जो पेपर 1 है पात्रता परीक्षा, उसकी भी तैयारी कराई जाए, क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम है 23-24, आप सभी जानते हैं। तो जुलाई में जब भी एग्ज़ाम है, जुलाई बहुत नज़दीक है, अप्रैल आ चुका है, तो सिलेबस है बड़ा। ठीक है। चलिए, सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।